हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग हाई स्कूल के जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा तीसरा अध्याय है जैव प्रक्रम थर्ड। जैव प्रक्रम में परिवहन के बारे में। यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है जो हमारा परिसंचरण तंत्र है। जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत यानी बड़े आकार में होता है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान होता है। जो परिसंचरण तंत्र है उसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर है। टॉपिक है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना, यानी मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियाँ आते हैं। जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र उसके अंतर्गत रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियाँ आते हैं। इस तंत्र में परिवहन माध्यम तरल संयोजी ऊतक, रुधिर एवं लसिका होते हैं। तरल एवं संयोजी ऊतक, रुधिर एवं लसिका होते हैं जो कि विशेष वाहिनियों यानी रक्त वाहिनियों और अंगों हृदय द्वारा मानव शरीर में विचरण करते हैं। विचरण करते हैं मतलब घूमते हैं। तरल संयोजी ऊतक वह माध्यम है जिसके द्वारा गैसों व पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त व शरीर के अंगों के बीच होता है। यानी हमारा जो संयोजी ऊतक है उसके द्वारा ही रक्त व शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का परिवहन होता है। परिवहन तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में पोषक पदार्थों, लवणों, ऑक्सीजन, हार्मोन्स व अवांछित पदार्थों का परिवहन होता है। हमारा अगला टॉपिक है रुधिर यानी ब्लड। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। यह जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन, हल्का, क्षारीय तथा अपारदर्शी पदार्थ है। यानी जो हमारा रक्त है उसका स्वाद हल्का नमक के जैसा होता है, क्षारीय होता है, वो अपारदर्शी होता है, यानी उसके आर पार हम देख नहीं सकते। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और सबको पता है कि जब पीएच मान 7 होता है तो वो 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार लगभग 7 से 8% होती है। यानी मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग यानी मनुष्य का जितना वजन होता है उसके उतने भाग में से केवल 7 से 8% ही होती है। अतः एक 70 किलोग्राम के मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कुछ कम होती है। अगला हेडिंग है हम लोग का रुधिर की मात्रा। रुधिर के निम्न 2 मुख्य घटक होते हैं। पहला है प्लाज्मा। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है जिसमें 90% जल तथा 10% में जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग भी कहते हैं क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हमें चोट लग जाती है और वहाँ से रक्त निकलने लगता है तो अगर हम उस स्थान पे कुछ देर के लिए दबा दें अपने हाथ से, उसके बाद हाथ हटाने पे उस चोट के ऊपर हल्का हल्का सफ़ेद सा एक परत बन जाता है, वो हमारा प्लाज्मा ही होता है। दूसरा है रुधिर कणिकाएँ। ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। जो रुधिर कणिकाएँ हैं वो रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। मानव में रुधिर कणिकाएँ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मानव में रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। तो ये है लाल रुधिर कणिकाएँ। मानव में रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। तो हमारा पहला है लाल रुधिर कणिकाएँ। तो मानव रुधिर में इनकी मात्रा सबसे अधिक लगभग 45 से 55 लाख क्यूबिक मिमी होती है। ये लाल रंग की केंद्रक रहित तथा उभयावतल कणिकाएँ होती हैं। इनका रंग लाल इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। हमारा दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएँ।
ये लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी संख्या में कम 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मिमी केंद्रक युक्त अमीबाभ तथा रंगहीन कणिकाएं होती हैं, यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती हैं और रंगहीन होती हैं। इनका जीवन काल 1 से 2 दिन तक का ही होता है। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होता है। ये केंद्रक रहित गोल अंडाकार होती हैं। ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होती हैं। जो हमारे रुधिर प्लेटलेट्स हैं इनकी सहायता से हमारे रुधिर का थक्का जल्दी ही जम जाता है, जिससे रुधिर बहना बंद हो जाता है। अगला है रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। रुधिर के कार्य निम्नलिखित हैं। रुधिर का पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। चौथा है शारीरिक ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है। पांचवा है रोगों से बचाव करता है। छठवां है रुधिर का थक्का बनना व घाव भरना। हमारा अगला टॉपिक है हृदय यानी हार्ट। हृदय मानव शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की एक हृदय पेशियों से बना होता है। ये पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। जीवन पर्यंत यानी जब तक मनुष्य जीता है तब तक वो क्रियाशील होती हैं, यानी कार्य करती रहती हैं। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विशेष अंगों में पंप करता है। अगला टॉपिक है हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है आलिंद एवं नीलय। मानव हृदय की अनुलंब काट का अध्ययन करने पर मनुष्य के चतुर्वेशमी हृदय में 4 पूर्णवेश्म अर्थात 2 आलिंद तथा 2 नीलय दिखाई देते हैं। प्रत्येक ओर आलिंद व नीलय आपस में संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं। आलिंदों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। आलिंदों की दीवारें जो हैं अपेक्षाकृत पतली होती हैं, जबकि नीलयों की दीवारें मोटी होती हैं। मानव हृदय में बायां आलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, उसमें से बायां आलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। अगला है फोसा ओवैलिस यानी अंतरा आलिंदीय पट्ट के पश्च भाग पर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जो फोसा ओवैलिस कहलाता है। अगला है महाशिरा। दाहिनी आलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। हमारा अगला है कोरोनरी साइनस। अंतरा आलिंदीय पट्ट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाली रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। छिद्र पर कोरोनरी या थिबेसियन कपाट होता है। हमारा अगला है स्पंदक केंद्र यानी दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा आलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र या पेसेमेकर होता है। हमारा अगला टॉपिक है फुफ्फुस या धमनी महाकांड, यानी हम इसमें फुफ्फुस और धमनी के बारे में जानेंगे। दाएं नीलय से फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। बाएं नीलयों से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। दोनों चाप एक दूसरे के ऊपर से निकलने के स्थान पर एक स्नायु आर्टरी ओसम नामक ठोस स्नायु होता है। यानी जो दोनों चाप हैं एक दूसरे के ऊपर से निकलने के स्थान पर एक स्नायु आर्टरी ओसम नामक ठोस स्नायु होता है। हमारा अगला टॉपिक है त्रिवलन या द्विवलन। दाएं आलिंद और नीलय के मध्य आलिंद नीलय कपाट में 3 वलन होते हैं, अतः ये त्रिवलन कपाट कहलाते हैं। बाएं आलिंद व नीलय के मध्य कपाट पर 2 वलन होते हैं जिसे द्विवलन कपाट कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का फिगर है। तो ये हमारा जो है पहला देखिए ये अग्र महाशिरा है, ये वाला भाग दैहिक महाधमनी है। हमारा ये जो भाग है ये फुफ्फुसीय महाधमनियां हैं। ये हमारा दायां आलिंद है,
ये वाला पार्ट हमारा अर्धचंद्राकार का पार्ट है और ये भाग हमारा ट्राइक स्पीड का पार्ट है और ये हमारा पश्च महाशिरा है और ये हमारा दायां नीलय है। ये देखिए ये हमारा बायां नीलय है और ये वाला भाग बाइक स्पीड वाल्व या कपाट है। ये भाग हमारा बायां आलिंद है। ये हमारी फुफ्फुस शिराएं हैं और ये हमारा फुफ्फुस धमनियां हैं। हमारा अगला टॉपिक है तीसरा, रुधिर वाहिनियां। रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों के में नियंत्रण बहता रहता है। यानी जो हमारा रुधिर है हृदय द्वारा पंप होता हुआ पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर यानी लगातार बहता रहता है। रुधिर वाहिनियों के दो तंत्र होते हैं। जो रुधिर वाहिनियां हैं उनके दो तंत्र होते हैं। पहला है धमनी तंत्र, दूसरा है शिरा तंत्र। ये दो तंत्र केशिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि धमनी क्या होता है, यानी धमनी के बारे में हम लोग पढ़ें। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। यानी जो हमारा शुद्ध रक्त होता है हृदय में, हृदय हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो धमनियां जो हैं हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाके संपूर्ण शरीर में ले जाती हैं। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है, यानी धमनियों में मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है। अगला टॉपिक है हम लोगों का शिरा। शिरा शरीर के सब अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में ले जाती है। अतः आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय के पास लाती हैं। इनमें CO2 युक्त अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है। जो अशुद्ध रुधिर हमारे शरीर में फैला होता है, शिराएं उन अशुद्ध रुधिर को सब अंगों से लेकर हृदय में जाती हैं, जिससे हृदय उन्हें शुद्ध करता है। हमारा अगला टॉपिक है धमनी और शिरा में अंतर, यानी धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो ये हमारी धमनी है पहला, दूसरा ये शिरा है। पहला देखिए ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियां जो हैं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं, जबकि शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं। दूसरा है धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। तीसरा है धमनियों में कपाट नहीं होते, जबकि शिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को शरीर की ओर उल्टा बहने से रोकते हैं। चौथा है धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, अतः ये गुलाबी या चमकीले लाल रंग की होती है, और जबकि शिराओं में अधिकतर अनाक्सीकृत रुधिर बहता है, अतः ये गहरी लाल या नीली सी प्रतीत होती हैं। पांचवा है धमनियां शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, शिराएं त्वचा के समीप स्थित होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है मानव हृदय की क्रियाविधि, यानी मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है मानव हृदय की क्रियाविधि। हम ये जानेंगे कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है। एक ओर यह रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी ओर दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित सतत एवं जीवन पर्यंत काम करता रहता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं, यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। कार्य करते समय मानव हृदय अपनी पेशियों को क्रमानुसार फैलाता एवं सिकोड़ता रहता है। हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुचन एवं फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लसिका परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है, जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह तंत्र लसिका वाहिनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैला होता है। अगला टॉपिक है कार्य, यानी हम ये जानेंगे लसिका वाहिनियों के क्या कार्य हैं। तो पहला है लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। दूसरा है यह तंत्र वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का आहार नाल से अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है लसिका द्रव्य ऊतकों कोशिकाओं को नम रखने में लसिका परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है।
जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह तंत्र लसिका वाहिनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैला होता है। कार्य: लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यह तंत्र वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का आहार नाल से अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है लसिका द्रव्य ऊतकों कोशिकाओं को नम रखने में सहायक होता है। अगला टॉपिक है पादपों में परिवहन। उच्च पादपों में जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल एवं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न खाद्य पदार्थ पौधों के विशिष्ट ऊतकों द्वारा सभी अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थ का इस प्रकार पहुँचने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। अगला है पादपों में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का परिवहन। पादप प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इन संश्लेषित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से तरल अवस्था में मूल जड़ की ओर होता है। इसके अतिरिक्त मज्जा रश्मियों द्वारा कुछ खाद्य पदार्थ पार्श्वीय दिशा में भी वितरित कर दिया जाता है। इन खाद्य पदार्थों शर्करा का स्थानांतरण फ्लोएम की मुख्यतः चालनी नलिकाओं द्वारा सहकोशिकाओं के माध्यम से होता है। इनके द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थ जल में घुली अवस्था में प्रायः ऊपर पत्तियों से नीचे तने एवं जड़ की ओर संवहित होते हैं। धन्यवाद।